आज के क्लास की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ पे अपना पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, एक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला हमने देखा था कि चार्ज इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी चीज़ हमने देखी थी चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, जैसे एनर्जी अपनी कंजर्व होती है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व होता है। चार्ज एडिटिव होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज को कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल वहाँ पे उसका एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं विद साइन। आप साइन के साथ सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए, जैसे +5 कूलॉम है, -2 कूलॉम है। अब नेट चार्ज निकालना हो तो +5 -2 इट मीन्स 3 कूलॉम। इसका हमने एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था, समझाया था। चार्ज जो कि क्वांटाइज्ड होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं कि एक रूल होता है, जैसे हम कहते हैं रूल नहीं होता एक्चुअल में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो आप इसको कह सकते हैं कि द चार्ज on any object must be equal to the integral multiple of charge of an electron। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको आप ऐसे लिख रहे थे, मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे थे, Q इज इक्वल्स टू +-n, यानी n एक इंटीजर होता है मल्टीप्लाइड बाई E। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकले हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बॉडी पे आके ऐड हुए हैं। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ये तो आपको पता है 2 तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में 2 सिमिलर चार्ज की अगर हम बात करें तो 2 सिमिलर चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है, और 2 अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं देयर विल बी ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस एंड देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 चार्ज ले लिए सेम नेचर के, अब देखिए दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, या फिर दोनों को हम नेगेटिव कर लिया, एक नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ये नेगेटिव इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करें। हमने मान लिया कि सपोज करो कि ये चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 1 है। तो ये जो फोर्स लगा है जिसकी डायरेक्शन इधर आपको टुवर्ड्स राइट दिख रही है, ये फोर्स लगाया 1 ने 2 के ऊपर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, यानी फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 1 ऑन 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं F12, यानी 1 की वजह से 2 पे लगा हुआ फोर्स। ऐसे ही 2 ने इस पे इस डायरेक्शन में लगाया तो आप इसको कह सकते हैं 2 की वजह से 1 पे लगा फोर्स, यानी F21। ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसको आपने बोला कि F12 और इसको आपने बोल दिया F21। अब देखिए जो फोर्स होते हैं ना, ये म्यूचुअल फोर्स होते हैं। म्यूचुअल फोर्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये पॉजिटिव इस पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये चार्ज नंबर 2 भी इस पे 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज नंबर 1 इस पे टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है, तो चार्ज नंबर 2 इस पे टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगा रहा है। ऐसे नीचे भी आप देख सकते हैं। और अगर
दोनों चार्ज और उनके नेचर जो है वो अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो कि हमने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो जाएगा। ये बात समझने वाली है। ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करेंगे। ये चार्ज नंबर 1 मान लिया, चार्ज नंबर 2 मान लिया। तो ये जो आपको राइट साइड में फोर्स दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है, ये फोर्स 2 ने लगाया 1 पे, तो आप इसको बोलेंगे F2 की वजह से 1 पे, तो F21। ऐसे ये हो जाएगा F12। और ये जो हर फोर्स आपस में होते हैं ना, ये आपस में बराबर होंगे। जितना 1 2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पे फोर्स लगाएगा। यहाँ भी जितना 2 1 पे फोर्स लगाएगा उतना ही 1 2 पे फोर्स लगाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई F21 की जो वैल्यू होगी F12 के बराबर होगी, मैग्नीट्यूड के सेंस में अगर हम बात करें, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये F21 राइट के टूवर्ड्स लग रहा है, लेफ्ट चार्ज नंबर 2 ने इस पे फोर्स लगा राइट के टूवर्ड्स, लेकिन F12 लेफ्ट के टूवर्ड्स लग रहा है चार्ज नंबर 2 पे। तो मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में ये अलग अलग होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है इनकी। तो देखिए जब दो चार्ज आपने देखा सिमिलर नेचर के हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो अट्रैक्टिव फोर्स था, सॉरी रिपल्सिव फोर्स था। इसको हम बोलेंगे ये फोर्स कैसा था, रिपल्सिव नेचर का फोर्स था। जब दो चार्ज अपोजिट नेचर क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस, तो इस केस में जो फोर्स लगा ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स था, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स था। तो ये बात समझ में आया। तो एक आप रूल ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे चार्जेस के बीच में लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा। वेयर एज देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। अगर सिमिलर नेचर के चार्ज हों, दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज हों या फिर दोनों कैसे चार्ज हों, नेगेटिव चार्ज हों, सिमिलर चार्जेस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन अपोजिट चार्जेस और वो फोर्स आपका रिपल्सिव होता है बिटवीन सिमिलर चार्जेस। इसको हमने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये तो रही चार्ज की प्रोबेबिलिटी। चार्ज में हमने इसके यूनिट्स वगैरह को भी देख लिया था। यूनिट में हमने क्या देखा था, आप बोलेंगे यूनिट हमने इसका देखा था कि यूनिट इसकी होती है कूलोम, जिसको कि हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ एक और यूनिट होती थी ESU, ठीक है। और 1 कूलोम में कितने ESU होते थे, 3 × 10⁹ ESU। अब देखिए एक बात और, यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि देखिए जो फोर्स होता है, एक ऑब्जेक्ट की फोर्स को दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम की ज़रूरत होती है। हम नॉर्मली ये चीज़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ पे वो चेयर रखी हुई है, उसको हमें अपने पास अगर खींचना है फोर्स लगा के, तो या तो हम सच में उसको अपने हाथ से पकड़ के खींचें, या तो अपने फोर्स को एक रस्सी के ज़रिए वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, रस्सी से उसको बांधें चेयर को, और फोर्स हम रस्सी पे लगाएं, उसके बाद अपना फोर्स वहाँ तक ट्रांसफ़र करें, तो रस्सी के सहारे हम उस चेयर को खींच सकते हैं। इसका मतलब फोर्स को ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। तो यहाँ पे क्या है, ये चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या बीच में कोई मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है। अब बोलोगे चार्ज नंबर यहाँ पे चार्जेस जो है अपोजिट नेचर के, ये भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो अपने फोर्स किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो किस वजह से वो फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन सा मीडियम है जो एक ऑब्जेक्ट के फोर्स को, एक चार्ज के फोर्स को दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र कर रहा है। अब यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। हम मानते हैं एक हाइपोथेटिकल मीडियम, हालांकि उसको मीडियम मत बोलिए, अब बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। उन लाइंस के ज़रिए फोर्स
एक ऑब्जेक्ट से या फिर एक चार्ज्ड बॉडी से दूसरी चार्ज्ड बॉडी के पास ट्रांसफर होती है। एक बात और यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, जैसे हमने जो आपको समझाया कि प्लस प्लस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, माइनस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात आप और याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे एक बॉडी आपकी चार्ज्ड है ना, जैसे हमने कह दिया कि एक चार्ज्ड बॉडी है, एक बॉडी है चार्ज्ड, ये चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक अगर चार्ज्ड बॉडी है, दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है, अगर जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एक बॉडी है जो अनचार्ज्ड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज्ड मतलब कि इस पे जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। और ये जो चार्ज्ड बॉडी है ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो सकती है। तो हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज, एक चार्ज्ड बॉडी और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। आप इस चीज़ को गांठ बांध दीजिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैसा फोर्स एक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्ब और पीस ऑफ पेपर की। हमने आपको ये बताया था कि एक कॉम्ब जब चार्ज्ड हो जाता है, जब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, उसके बाद वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रही थी। हालांकि कंघी के पास तो चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए। हो सकता था बाल से कंघी पे इलेक्ट्रॉन आए हों, अगर बाल से कंघी पे आए तो कंघी नेगेटिवली चार्ज हो गया, फिर कंघी से बाल पे गए हों तो फिर कंघी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो हमारा ये यहाँ पे मुद्दा नहीं है कि कंघी आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी या नेगेटिवली चार्ज थी, बस ये हम जानते हैं कि जो कंघी थी वो चार्ज्ड बॉडी थी और उसने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया था जो कि अनचार्ज थे। तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, कभी वो रिपेल नहीं कर सकती। तो अगर पता करना हो आपको, रैंडम कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं, इसके पास कोई चार्ज है भी कि नहीं, ये अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि आपको एक, चलिए रैंडम हमने एक ऐसे बॉडी दे दी, हमने बोला टेस्ट करके बताओ कि ये बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। तो आप बोलोगे ठीक है, हम एक काम करेंगे, इस बॉडी को किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले जाएंगे। हमने क्या कि एक अनचार्ज्ड बॉडी ली जो पहले से क्या थी, अनचार्ज्ड थी, अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले गए। अब सोचिए इसके पास अगर चार्ज नहीं रहा होगा, अगर ये बॉडी पहले से ही अनचार्ज रही होगी, तो आप बोलोगे तब तो ये इसके पास जाएगी तो कोई असर नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों बॉडी अनचार्ज्ड है, दोनों के पास नेट चार्ज 0 है। तो हमें पता है कि दो अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में फोर्स एक्ट नहीं होता, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है। तो अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं रहा होगा तो आप बोलोगे फिर तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्टिव फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर हमने क्या किया, इसी बॉडी को, अगर इसी बॉडी ने किसी एक अनचार्ज्ड बॉडी को सपोज करो अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसने अट्रैक्ट कर लिया, तब तो हम बता सकते हैं ना कि ये बॉडी कैसी थी, चार्ज्ड थी, क्योंकि चार्ज्ड बॉडी ही हमेशा अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये बात समझ में आया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ठीक है, अगर इसने अट्रैक्ट कर लिया तो हमने मान लिया कि ये चार्ज्ड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हम ये कैसे पता करेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो आप बोलेंगे कि इसके लिए तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम एक और बॉडी लेंगे जो चार्ज हो, जिसके बारे में पहले से हमें पता है कि वो चार्ज्ड है। और सपोज करो मान लो कि हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया, इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, सिर्फ हमें इतना पता है कि ये बॉडी चार्ज्ड है। अगर इसको हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास ले जाएं और अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो जाए तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज रहा होगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हो जाए तो आप बोलेंगे इसके बारे में तो पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, चूंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज रही होगी। तो अगर किसी बॉडी को आइडेंटिफाई करना हो, पता करना हो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है या फिर चार्ज्ड बॉडी हो, कैसे पता करेंगे, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज तक ट्रांसफर होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे रिलेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखिए हर चार्ज ज़रूरी नहीं कि एक कंघा हो,
आपने बालों पे किया, वो कंघा बहुत दूर से पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसका भी एक रीज़न होता है उसके चारों तरफ, जिस रीजन में, जिस सराउंडिंग में वो अपने फोर्स को लगा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर सकता है। वो जो रीज़न होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज्ड बॉडी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। यानी हर एक चार्ज बॉडी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है अपने चारों तरफ, एक ऐसा फील्ड अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल, जहाँ तक वो अपने फोर्स को एग्जर्ट कर पाए किसी और बॉडी के ऊपर, वही फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा ये लग रहा, ये देखिए 12th का टॉपिक है, हम पहले बता रहे हैं, लेकिन बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाए, वो हम यहाँ पे समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आप सोचेंगे कि ये समझाना क्यों ज़रूरी है, तो हम आपको बता रहे हैं, जब हम आपको समझाएंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके लिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप इतना समझिए कि ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? हाइपोथेटिकल लाइंस। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख दें, जो अपनी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसी को बोला था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ELF, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, कैसे भी आप बोल सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है आप कौन सा नाम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो है आप इसको याद रखेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है, हाइपोथेटिकल लाइन, हाइपोथेटिकल लाइंस। ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं और ये लाइंस हमें किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि एक चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या, ये बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि जो फोर्स होता है, जो चार्ज ने फोर्स अप्लाई किया दूसरे चार्ज पे, उसकी डायरेक्शन तो फिक्स होती है, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा। इसीलिए हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो आप इतना समझिए कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ किया जाता है। और देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं ऐसे, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लें कि कोई सर्कल है और सर्कल में जो उसकी रेडियस है किसी भी पॉइंट पे उसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिए। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि यही ऐसा, इसको हम सर्कुलर यहाँ से बनाते हैं, तो आप बोलेंगे देखिए ये आउटवर्ड है। और ये रेडियली हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीछे बढ़ाने पे ये इस सर्कल के सेंटर पे मिल रहा है सारी की सारी लाइंस। तो रेडियली आउटवर्ड होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये फील्ड लाइंस हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है आपका, सपोज करिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो बनती हैं रेडियली इनवर्ड। सब कुछ वैसा ही होगा, बस आप फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। यहाँ भी वो रेडियली होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो आप इसको बोलेंगे ये जो है फील्ड लाइंस ये रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस कैसी हो गई? रेडियली इनवर्ड। अब पेयर ऑफ चार्जेस अगर हैं उसके लिए क्या होगा? आप यहाँ भी देख सकते हैं ये सबकी सब जो लाइन है ना वो सेंटर पे आके मिल रही है। अगर पेयर ऑफ चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं? पॉजिटिव से निकलती हैं और जाके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे पॉजिटिव से निकली और जाके नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी? ये टर्मिनेट हो जाएंगी। यानी नेगेटिव पे वो आती हैं, और कहाँ से नेगेटिव पे आती हैं? तो आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज से। यानी पॉजिटिव चार्ज से वो बाहर निकल रही हैं जितनी भी फील्ड लाइंस हैं, और ये घूम के कहाँ जाएंगी? आप बोलेंगे ये घूम के ऐसे फाइनली आ जाएगी नेगेटिव चार्ज पे। ये समझ में आ रहा है? तो फिलहाल आप बस ये 3 ही जानिए, और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं कि दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा?
दोनों पॉजिटिव हो, एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो तो क्या होगा, तो वो सब आपको नहीं जाना, फिलहाल आप इतना जानिए कि इस टाइप से कुछ होता है। जैसे कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं, हमने बोला अगर आपसे कि अच्छा बताओ ये चार्ज है प्लस क्यू, हमने मान लिया, इस चार्ज की वजह से बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसके सराउंडिंग में है। तो आप बोलोगे देखो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको ना जस्ट इससे पहले मिला देते हैं इस चार्ज से, चलो मिला दिया, ठीक। अब आप बोलेंगे अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, हमने बोला ठीक है ये भी कर दिया आगे। अब आप बोलेंगे इसको एरो ऐसे बाहर की तरफ दिखा दीजिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगा। हम बोले कि अच्छा बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप बोलेंगे वही काम करिए, इसको पहले इससे मिला दीजिए और इसी को आगे बढ़ा दिए और एरो बाहर की तरफ कर दीजिए आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई से, ये वेक्टर होता है तो ऊपर एक छोटा सा तीर लगा देते हैं, तीर का मतलब तीर बताता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखते हैं हम, अगर बोलें कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप बोलें कुछ नहीं, इसको पहले काम करिए, इसको मिलाइए इससे, हमने बोला मिला दिया। अब आप बोलेंगे अब इसको अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए सेंटर के टूवर्ड्स इनवर्ड, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोले कुछ नहीं, इसको भी ऐसे मिला दीजिए और इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एरो बना दीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, हम बोलेंगे अच्छा बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें जो होता है ना, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। आप बोलेंगे इसको जस्ट टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो यही जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी इस पॉइंट पे। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगी, तो आप बोलोगे यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ऐसे होगी कुछ। हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो बोलोगे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे होगी। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे रेडिली इनवर्ड या रेडिली आउटवर्ड नहीं बोल सकते, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जब आइसोलेटेड चार्ज होते हैं, चार्ज जब अकेले होते हैं, या तो सिंपल पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि चलो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कुछ ऐसे दिखा रखा है, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ हमने बोल रखा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। ये क्या हमने बता रखा है आपको, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको दे रखा है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बोला ये जो एरिया दिख रहा है ना, इतने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। ये हमने एरो बना रखा है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये ठीक है, इसको आप समझिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्ज का रहा होगा, किसी चार्ज ने या किसी चार्ज्ड बॉडी ने बनाया होगा, हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेके चले आए और रख दें, सपोज करो कोई पॉजिटिव चार्ज हम लाएं और रख दें, हमने बोला वो चार्ज जो था क्यू कूलॉम का था, प्लस क्यू कूलॉम, स्मॉल क्यू हमने कर दिया, तो हमेशा इस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी ये एफ फोर्स लग गया। समझ में आया? हमने बोला था चार्ज बॉडी का मतलब कि कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रेस्पॉन्ड करेगी, वो फोर्स लगेगा उस पर या फिर वो किसी पे फोर्स लगाएगी। तो इसको चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखा, तो आप याद रखिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ है, एरो आपकी बनी हुई है, और उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लगेगा। अगर इसी फील्ड में हम किसी नेगेटिव चार्ज को रख दें और वो भी क्यू है, तो आप बोलेंगे इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट से राइट है तो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पे राइट से लेफ्ट, और इस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको आप याद रखिए F इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये दोनों ये होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे तो सेम फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन ये जो चार्ज है इस पे राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मूव करने के लिए फ्री है, तो आप बोलेंगे इस पे फोर्स चूंकि लेफ्ट से राइट में लग रहा है तो लेफ्ट से राइट की तरफ भागना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री है तो राइट से लेफ्ट की तरफ भागना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा। अब देखिए जब भी फोर्स लगता है किसी बॉडी पे तो वो बॉडी एक्सिलरेट होती है। आपने पढ़ा होगा 9th में ये वाली चीज कि F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो यहाँ से A इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं,
फोर्स डिवाइडेड बाई मास। क्या लिखते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ये लिखते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे अगर फोर्स लग रहा है तो भाई जाहिर सी बात है इनके अंदर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई चार्ज का मास, और फोर्स हमने देखा Q इंटू ई। अगर कुछ देर के लिए हम ये कहते हैं ये जो चार्ज थे वो एक इलेक्ट्रॉन था, ये सिंपल, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, या इलेक्ट्रॉन की बात मत करें, कोई जनरल चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे एफ तो लगेगा उसका चार्ज, एफ की वैल्यू हम निकालें Q मल्टीप्लाइड बाई, तो Q मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइड बाई ये मास। ये मास किसका लेंगे? उस चार्ज का लेंगे। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, और न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास नहीं। पहली बात कि न्यूट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल होता ही नहीं है। अगर न्यूट्रॉन को यहाँ पे रख भी दे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये बात समझ में आया? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब देखिएगा सबका हम यूज़ करेंगे आपके फिजिक्स के अंदर, क्योंकि देखिए सिर्फ चीज़ों को रट लेना, हमारी कोशिश ये नहीं है कि आप चीज़ों को रटें, सिर्फ किताब में जो लिखा है उसको रट लें। हम चाहते हैं कि उसके डेप्थ में आप जाएं, आप हर एक स्टेटमेंट के पीछे जो रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है आप वहाँ तक जाएं, आप उस चीज़ को समझें, और उसी के लिए हम ये सब चीज़ें आपको बेसिक बता रहे हैं। अभी तक देखिए हम लोग एनसीईआरटी या बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज करंट, तो सिंपल लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, उसके बाद Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ऐसे करके अपना ख़त्म कर चुके रहते हैं अब तक हम लोग। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डीप में एक एक चीज़ को स्टडी करते हुए चलेंगे, और आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे न्यूमेरिकल सेक्शन हो या फिर थ्योरेटिकल सेक्शन हो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो देखिए अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं इस बात को ज़रा गौर करिए। हम लोगों ने शुरुआत की थी एटम से, एटम के बाद हमने देखा था एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने देखा था एटम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, किससे? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कुछ वेलोसिटी से, जिसकी वजह से उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही उसी स्पीड से मूव करता रहता था। उसके बाद हमने देखा था जैसे जैसे बाहरी ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कमज़ोर होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है बाहरी वाले ऑर्बिट्स में कम हो जाती है कंपेयर टू द इनर ऑर्बिट। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई बाहर वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता रहता है। अगर एक सिंगल आइसोलेटेड मेटल का एटम है तो वही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और वही एटम अगर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है किसी मेटल के अंदर जहाँ पे बहुत सारे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं, तो वहाँ पे वो मूव करना शुरू कर देता है उसके अंदर, मैटर के अंदर ही, वहाँ पे फ्री टू मूव हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बैंड के बारे में भी हमने देखा था कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक डेफिनेट एनर्जी को फॉलो नहीं करते, उनके पास एक रेंज ऑफ एनर्जी होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती थी, लोअर एनर्जी वाले होते थे जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते थे और कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में लगे रहते थे। बाकी जो हायर एनर्जी वाले होते थे वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा कि ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं जो कि किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से या चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी तब तक इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। यहाँ से आप खुद देख लीजिए, अगर हमें नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो क्या हम इलेक्ट्रिक फोर्स बता पाते? नहीं। तो एक चीज़ जो आपके ध्यान रखने वाली है वो ये, that a positive charge always experience force in the direction of electric field, whereas a negative charge always experiences force opposite to that direction of that field. उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन फोर्स को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्री करा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को हमने मैटर के अंदर फ्री करा चुके हैं हम लोग जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से हमने बता दिया कि भाई वो मैटर के अंदर अब मूव करेगा एटम टू एटम।
अब उसके बाद की कहानी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।